Hello everyone, welcome to Science Lectures. This is Chapter 2, NCERT Class 9. Is Matter Around Us Pure Part 3. हमने अभी तक 2 parts cover किए हैं 2 videos में. Before this video, जिसमें we saw that matter around us do exist as mixtures. We discussed about colloid, suspension and solution. After that, we also discussed in our part 2 regarding the separating techniques of the components of mixture. हमने ये देखा था कि mixture is made up of 2 components, solute and solvent, और इनको separate करने के लिए हमने various techniques के बारे में अपनी last video में पढ़ा था. इस वीडियो में हम फर्दर कुछ टेक्निक्स देखेंगे एंड उसमें फर्स्ट टेक्निक हम देखेंगे दैट इज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड. मिसिबल होता है जो आपस में मिक्स हो जाते हैं. रिगार्डिंग इमिसिबल के लिए जो आपस में मिक्स नहीं होते, जैसे कि ऑयल इन वाटर, ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए वी यूज सेपरेटिंग फनल. अब वो मिक्सचर्स जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, दे आर मिसिबल. ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं दैट इज डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन में हम एक एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे वाटर, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे 2 मिसिबल लिक्विड्स का, एंड जो मिसिबल लिक्विड्स हम ले रहे हैं वो है वाटर प्लस एसीटोन. दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, जिसमें एक डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है एंड उसमें हम मिक्सचर को डाल देते हैं. दिस इज मिक्सचर हियर, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसीटोन का. उसके बाद हम उसे हीट करते हैं एंड फिर थर्मोमीटर देखते हुए वी कलेक्ट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन द अदर फ्लास्क और बीकर. जैसे कि हमने यहाँ पे मिक्सचर लिया एसीटोन एंड वाटर का. अब क्या डिपेंड करता है, बेसिकली जिन चीजों का ध्यान रखना होता है जो 2 मिसिबल लिक्विड्स में थ्रू डिस्टिलेशन होता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट का. दिस बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस प्रोसेस से हम कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करते हैं 2 मिसिबल लिक्विड जो आपस में मिक्स होते हैं, और वो बॉयल होने चाहिए विदाउट डीकॉम्पोजिशन. ये नहीं कि वो टूट जाएं आपस में, वो विदाउट डीकॉम्पोजिशन बॉयल हो और उनके बीच में सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का. जैसे कि हमने यहाँ पे वाटर प्लस एसीटोन लिया है, इन दोनों के बीच में सफिशिएंट डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट का. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस होता है. तो वी कैन सी दैट कि इधर कितना डिफरेंस है बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. सो this is the major thing which is required in the distillation, that is the difference in their boiling point. तो क्या होगा जब हम हीट करते हैं, यहाँ से जब हमने हीट किया मिक्सचर में, तो जैसे ही थर्मोमीटर में 56 डिग्री सेल्सियस होगा, वैसे ही एसीटोन के वेपर्स जो हैं वो इधर से, बिकॉज ये बिल्कुल ही बंद है, यहाँ पे स्टॉप कॉक है, यहाँ से एक्सपेल आउट नहीं होंगे, वो इस ट्यूब से इस कंडेंसर में वेपर्स जो हैं इस कंडेंसर से निकलेंगे. यहाँ पे वाटर कंडेंसर है, हम वाटर फिर से यहाँ पे क्या करते हैं, रोटेट वाटर को, यहाँ वाटर इनलेट आउटलेट इनलेट होता है, तो जिससे ये वेपर्स रिकन्वर्ट हो जाते हैं इन अ लिक्विड स्टेट. हमने इवेपोरेशन, कंडेंसेशन ये हम पहले ही पढ़ चुके अपने पार्ट्स में. तो रिकन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट और ये इस फ्लास्क में इकट्ठा हो जाता है. तो जब एसीटोन अलग हो गया और टेम्परेचर और बढ़ गया और 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, तो उस पॉइंट पे क्या होता है, और जो पीछे बच जाएगा इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में, जो रह जाएगा वो क्या बच जाएगा, वो होगा वाटर का. सो 2 इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. ओके, यहाँ पे तो हम 2 मिसिबल लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, बट अगर हमारे पास 2 से ज्यादा मिसिबल लिक्विड्स हैं, दैट इज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 or more miscible liquid for which the difference in boiling point is less than 25 kelvins, इतना कम डिफरेंस है उनके बीच में, तब हम किस प्रोसेस को यूज करते हैं, then we use the process of fractional distillation. Then we use the process of fractional distillation. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में एक मेजर डिफरेंस, ओवरऑल प्रोसेस सेम होता है बट एक मेजर डिफरेंस वो होता है, वो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का.
दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है ये एक अलग से लगाया जाता है, जिसमें हम 2 मिसिबल लिक्विड्स को, जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन है, उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो मेजर डिफरेंस बिटवीन द सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है वो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का, जिसमें एक सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ग्लास बीड्स होती हैं। इस ग्लास बीड्स का, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का पर्पस क्या है? ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है टू द वेपर्स टू कंडेंस रिपीटेडली। ओके, नाउ ये प्रोसेस कहाँ यूज होता है? We can use it for the separation of different gases from air, different fractions from petroleum products. ये इसके applications हैं। अगर आप gases के different gases from air जो है हमें पता है it's made up of so many gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon. There are various components of air. Even to separate the petroleum products, we also use fractional distillation there. Then apparatus सिमिलर है, हमने जैसे बताया इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है बस बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। एंड आफ्टर दैट, जैसे कि सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के बारे में बताया, उसमें ग्लास बीड्स होते हैं विच प्रोवाइड द सरफेस टू द वेपर टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। सो सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो इस तरह से होता है, इसमें ग्लास बीड्स होते हैं एंड इनका पर्पस क्या होता है? जो वेपर्स यहाँ से आ रहे हैं उनको कूल और कंडेंस करे रिपीटेडली एंड यहाँ से ये कलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ से जैसे ही एक वेपर ऊपर आया अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, तो ये कलेक्ट होता रहता है एक कंपोनेंट यहाँ पे एक फ्लास्क में, तो उसके बाद दूसरा कंपोनेंट कलेक्ट होगा, फिर दूसरा कंपोनेंट। तो वेरियस कंपोनेंट्स को कलेक्ट करने के लिए वी यूज fractional distillation. After this, here and very important application of fractional distillation, how can we obtain different gases from air? We know that air is a homogeneous mixture of various gases. So first of all, इन सिंपल टर्म सबसे पहले हम क्या करते हैं? एयर को कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस कैसे करेंगे? बाय अप्लाइंग प्रेशर। कंप्रेस कैसे करेंगे? बाय अप्लाइंग प्रेशर। आफ्टर दिस हम उसे ठंडा करते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। वी गेट लिक्विड एयर। हम पहले क्या करते हैं? एयर को लिक्विफाई करते हैं। लिक्विफाई कैसे करते हैं? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब एयर लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, फिर हम उसे गर्म करेंगे, वार्म अप करेंगे इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंडर। तो फिर क्या होगा? डिफरेंट गैसेस जो एयर की हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। डिफरेंट गैसेस दे हैव बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट एंड इसी डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की वजह से ये सेपरेट हो जाएंगी एट डिफरेंट हाइट पे। ओके, बॉइलिंग पॉइंट जैसे ऑक्सीजन का है -183 एंड आर्गन का -186, तो एक तरह से डिफरेंस है इन सब में। तो ये डिफरेंट कॉलम में डिफरेंट हाइट पे हमें ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम मिलेंगे। तो यू कैन सी हियर दैट इफ यू वांट oxygen gas from the air, we have to separate out all other gases present in the air. The air is compressed by increasing the pressure and then cooled by decreasing the temperature to get. जो main process होता है, पहले हम pressure को increase करते हैं और temperature को decrease करते हैं। प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है एंड टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है। Why? That is to liquefy the gas. And then the liquid air is allowed to warm up slowly in the fractional distillation column, where gases जो हैं ये different height पे separate out होती हैं। This is the diagram. Okay? सबसे पहले air जो है यहाँ से आई, उसके बाद यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हुआ। दीज आर लाइक पिस्टन्स हैं जो प्रेशर इंक्रीज, एयर को कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे और ऊपर जाके फिर हमने पहले भी पढ़ा था कंप्रेस करने पे क्या होगा? पार्टिकल्स बहुत क्लोज आएंगे, ये आपस में टकराएंगे, जिसकी वजह से जो एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड ये हॉट एयर को फिर ठंडा किया जाता है। यहाँ से फ्रीजिंग कोल्ड वाटर भेजा गया, इस हॉट एयर को ठंडा किया गया एंड फिर कोल्ड कंप्रेस्ड एयर को सेपरेटर में भेजा गया। सेपरेटर में भेज के यहाँ पे लिक्विफाई हो जाती है गैस। बिकॉज एयर क्या है? एयर इज अ वेपर फॉर्म
वेपर फॉर्म को अगर आप इसका टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता, प्लीज गो एंड वॉच द वीडियोस ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो हमने पहले कवर किया है, जिसमें इवेपोरेशन, कंडेंसेशन हमने सब डिस्कस किया था। उसी कंसेप्ट पे ये डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे कि वेपर लिक्विड में कन्वर्ट क्यों हुआ, क्यों गैस जो है गैस कन्वर्ट हुई लिक्विड गैस में। उसके बाद हमने लिक्विड एयर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भेज दिया एंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ये एट डिफरेंट लेवल्स पे आपको मिल जाएंगे, एट डिफरेंट हाइट पे। एंड लिक्विड ऑक्सीजन जो है एक पर्टिकुलर हाइट पे मिलेगी जिससे हम उसको अलग कर लेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड वी सेपरेटेड द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ गैस। आफ्टर दिस अगेन एंड अनदर इम्पॉर्टेंट, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर। इसी तरह से हम प्रोसेस यूज कर सकते हैं वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम के, उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट इज हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। अब यहाँ पे हम जिस प्रोसेस को यूज करते हैं वो है द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज होता है जब हम इम्प्योरिटीज को अलग कर सकते हैं सॉलिड में। ओके जैसे कि जो भी हमें सॉल्ट मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है सी वाटर से, कोई और भी सॉल्ट मिलता है, मैग्नीशियम सॉल्ट मिलता है, उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। तो अगर हमें ऐसी इम्प्योरिटीज को अलग करना है तो वी कैन यूज द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब जैसे कि कॉपर सल्फेट, दिस इज द इम्प्योर सॉल्ट ऑफ कॉपर सल्फेट, हमने इसे अलग किया एंड इस तरह से क्रिस्टल्स हमें मिलेंगे प्योर कॉपर सल्फेट के। तो ये प्रोसेस हुआ कैसे? दिस इज द क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक जिसमें प्योर सॉलिड को, यहाँ पे प्योर सॉलिड कौन सा है, प्योर कॉपर सल्फेट को, वो हम सेपरेट आउट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। तो बेसिकली क्या है, सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है लिक्विड में, फिर हम उसको क्रिस्टलाइज करते हैं एंड वी गेट अ प्योर सॉलिड। मतलब हम डिसॉल्व्ड सॉल्ट में से प्योर सॉलिड को अलग करते हैं। Why this process is better than the simple evaporation technique से? Because evaporation में जब हम temperature increase करते हैं तो sometimes what happen, जैसे sugar है वो या तो जल जाती है, burn हो जाती है, dry हो जाती है और decompose हो सकती है on heating, लेकिन crystallization में ऐसा नहीं होता। So this technique is better than the evaporation technique. So question अगर आए then why it is better than evaporation technique? Because in crystallization the solid that do not decompose like sugar may get charred on heating to dryness, and another reason can be that, and इसके अलावा एक और रीजन ये हो सकता है क्रिस्टलाइजेशन में हमें ज्यादा प्योर सब्सटेंस मिलता है, बिकॉज समटाइम्स इवेपोरेशन में इम्प्योरिटी डिसॉल्व फॉर्म में ही रहती है। ओके इवन आफ्टर द फिल्ट्रेशन टेक्निक, और दूसरे टेक्निक में, और दूसरा टेक्निक की ये फिल्ट्रेशन से क्यों बेटर है, बिकॉज समटाइम्स इम्प्योरिटीज इन अ डिसॉल्व फॉर्म रहती हैं, वो फिल्टर आउट होके फिल्टर पेपर से निकल के, फिल्टर पेपर से निकल के फिर से बीकर में आपको मिल जाएगी। समटाइम्स ऐसा होता है तो कंटेमिनेट रहता है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में दिस टेक्निक में ऐसा कुछ नहीं होता, इम्प्योरिटीज एकदम अलग हो जाती हैं। सो वी गेट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ सॉलिड इन दिस प्रोसेस। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक। अब एप्लीकेशंस में अगर आप सॉल्ट को, जैसे हमने कहा, प्योरीफाई करना चाहते हो जो सी वाटर से हमें मिलता है, और इफ यू वांट टू सेपरेट आउट द क्रिस्टल्स ऑफ एलम, जो फिटकरी होता है उसके क्रिस्टल्स अलग करने हैं, तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। प्रोसेस में क्या होता है, दिस इज ऑल प्रोसेस दैट हाउ द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जैसे कॉपर सल्फेट कि सॉल्ट को अलग करना है तो कॉपर सल्फेट को, दिस इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट, इसे हम वाटर में डिसॉल्व कर देंगे
अच्छे से डिसॉल्व करेंगे। उसके बाद हम हीट करके वाटर को इवेपोरेट कर देंगे। वी इवेपोरेट वाटर। सारा पानी जब निकल जाएगा उसके बाद हम इन क्रिस्टल्स, जो सॉल्यूशन बच गया है उसे ढक के रख देंगे। पूरा पानी जो सॉल्यूशन फिल्टर आउट कर लेंगे उसे ढक के रख देंगे एंड अनडिस्टर्ब रखेंगे और कूल होके हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। ओके एंड ये क्रिस्टल्स कैसे दिखते हैं, जैसे हमने पीछे देखा था लाइक दिस। दे लुक लाइक दिस। ठंडे होके जो क्रिस्टल्स मिलते हैं दे आर द प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट। सो लाइक दिस हमने जितने भी अभी टेक्निक्स पढ़े हैं, from the sedimentation, distillation, evaporation, all these techniques हम use कर सकते हैं to form the pure form of solid। एक आगे जैसे प्रोसेस जो हम ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं, ऐसे ही नहीं नदी से आ जाता है ड्रिंकिंग वाटर, उसमें भी एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जिसका ये डायग्राम है। एक रिजर्वॉयर है, जैसे रिवर है या कुछ भी है, रिवर है जहाँ से हम पानी लेते हैं। इसमें कई डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज होती हैं और कई जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, फंगस, वायरस, ये सब माइक्रोब्स होते हैं। तो इनको सेपरेट आउट कैसे किया जाता है, किस तरह से इस वाटर को पोर्टेबल वाटर बनाया जाता है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बनाया जाता है। सो उसका एक ये डायग्राम है। दिस इज द फ्लो ऑफ द प्रोसेस बीइंग इन्वॉल्व्ड। By looking at the diagram, we can get the whole process. सबसे पहले उसे एक सेडिमेंटेशन टैंक में रखा जाता है। सेडिमेंटेशन हमें पता है कि हम लिक्विड को अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो उसमें जो सॉलिड इम्प्योरिटीज होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, वो नीचे बैठ जाएंगी और फिर हम वो इम्प्योरिटीज यहीं रह जाएगी, ऊपर से पानी को अलग कर देंगे। फिर हम लोडिंग टैंक में जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को हैवी करके नीचे बिठाया जाता है। इन दिस टैंक दिस थिंग हैपेंस। देन अगेन द वाटर इज कलेक्टेड। हम उसे फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के लिए वी यूज फाइन सैंड और ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल। इस तरह से भी कुछ इम्प्योरिटीज जो होती है वो अलग हो जाती हैं। अब जो पानी मिलता है उसमें कई तरह के माइक्रोब्स होंगे, बैक्टीरियाज होंगे। उनको मारने के लिए वी यूज द प्रोसेस ऑफ क्लोरिनेशन। वी ऐड क्लोरीन इनटू इट व्हिच किल्स द बैक्टीरिया। देन जो हमें पानी मिलता है वो ड्रिंकिंग वाटर होता है व्हिच वी गेट इन आवर होम, जो हमें घर में पानी पीने का मिलता है। सो ये प्रोसेस इन्वॉल्व है टू गेट द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पर कुछ NCERT इंटरनल क्वेश्चन है। नंबर 1, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल एंड डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस विच आर मिसेबल विद ईच अदर। हमने पढ़ा था कि ऐसे मिक्सचर्स जो मिसेबल होते हैं विद ईच अदर एंड जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए वी यूज द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस बेस्ड होता है डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज दो है यहाँ पे, एक है केरोसिन और एक है पेट्रोल। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस है। वी यूज द डिस्टिलेशन फ्लास्क लाइक दिस। तो यहाँ पे मिक्सचर लेते हैं हम पेट्रोल और केरोसिन का। डिफरेंस इन टेम्परेचर होने की वजह से एक इसी में ही रह जाएगा और दूसरा सेपरेट आउट हो जाएगा दूसरे बीकर या फ्लास्क में। सो द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट हियर इज द सिंपल डिस्टिलेशन। Next we have to name the techniques to separate. Number 1, butter from curd. Butter from curd very simple, हमने centrifugation technique करी थी। अगर आपको ये टेक्निक नहीं पता, see the last video जिसमें हमने सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट इज द सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इवेपोरेशन के लिए हम अलग करते हैं। उसको फर्दर प्योरीफाई करने के लिए वी कैन यूज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आफ्टर दिस कैम्फर फ्रॉम द सॉल्ट, इसके लिए हमने प्रोसेस किया था सब्लिमेशन। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं पता, अगेन सी द लास्ट वीडियो। इन सभी टेक्निक्स को हमने पिछले
वीडियोस में डिस्कस किया है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वी कैन सेपरेट प्योर सॉलिड फ्रॉम impure salt like alum from its impurities, or we separated copper sulfate, we separated pure copper sulfate. So this is process of crystallization is used. So these were the few questions. Next important topic in this chapter is the difference between physical and chemical changes. सबसे पहले फिजिकल चेंज क्या होता है? जब एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस रिकन्वर्ट टू लिक्विड और सॉलिड, ऐसा चेंज होता है, वो होता है फिजिकल चेंज. बिकॉज इसमें क्या हुआ कि उनका बेसिक कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ, इनके केमिकल नेचर में चेंज नहीं आया, बस स्टेट चेंज हुआ है. जैसे कि बर्फ है, पानी है, पानी जो होता है ये बर्फ की फॉर्म में भी होता है, ये लिक्विड वाटर जो हम पीते हैं स्टीम की फॉर्म में भी होता है. ये स्टेट्स हैं तीनों, उसके स्टेट डिस्टिंक्ट फॉर्म है पानी के, उनका केमिकल नेचर चेंज नहीं हुआ. तीनों फॉर्म में वाटर H2O ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, उनका केमिकल नेचर नहीं होता. ये सब अलग दिखते हैं एक दूसरे से, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, लेकिन केमिकली जो है आइस, वाटर एंड वाटर वेपर सेम है. तो फिजिकल चेंज में बेसिकली क्या होता है, दिखने में अलग होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, लेकिन केमिकली जो होता है, केमिकली नेचर जो होता है वो सेम होता है. सिमिलरली जैसे वाटर है एंड कुकिंग ऑयल है, दोनों ही लिक्विड हैं आप देखोगे, लेकिन दोनों का केमिकल नेचर अलग है. कुकिंग ऑयल इज नॉट H2O, उनका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, जिस तरह से जिन केमिकल से ये आपस में बने हैं, जिन एलिमेंट से ये आपस में बने हैं वो अलग है. तो इसीलिए वाटर एंड कुकिंग ऑयल में ये डिफरेंस है, इनकी स्मेल अलग है, ये किस पॉइंट पे जलेंगे ये भी अलग है. जैसे ऑयल जो होता है वो एयर में जलता है, वेयर एज वाटर जो होता है वो आग बुझाता है. तो ये एक इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है. बर्निंग इज अ केमिकल प्रॉपर्टी, और इसी केमिकल प्रॉपर्टी से ऑयल मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द वाटर. सो केमिकली ऑयल एंड वाटर डिफरेंट है. वहीं जो केमिकल चेंज होता है, जैसे बर्निंग है, जैसे हमने ऑयल की बात करी, बर्निंग इज अ केमिकल चेंज. इस प्रोसेस में एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करके इट अंडरगोज अ केमिकल चेंज, अ केमिकल कॉम्पोजिशन में उनके चेंज आता है. दूसरे केमिकल्स ऐड ऑन और कुछ केमिकल्स निकल सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स आ गए, कुछ एलिमेंट्स चले गए, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाती है और हमें कोई नया सब्सटेंस मिलता है जो केमिकली बिल्कुल अलग होगा. इसको हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं. ओके, इसको हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं. सो अगर हम टेबुलेट फॉर्म में देखें, द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल चेंज. नंबर 1, फिजिकल चेंज ओनली इफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके. नंबर 2, इनमें कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती. नंबर 3, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, एटम्स वैसे ही अरेंज होंगे एज इन द प्रोडक्ट्स इन द रिएक्टेंट, एंड इजी टू रिवर्स है. जैसे कि पानी है, आइस में कन्वर्ट होता है, दोबारा पानी बन सकता है, तो दे आर इजी टू रिवर्स. आफ्टर दिस केमिकल में क्या होगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों चेंज हो जाती हैं. देन they produce energy in form of heat, light and sound. After this कोई नया सब्सटेंस बनेगा एंड एटम्स इनमें रीअरेंज होंगे नया कंपाउंड बनाने के लिए, एंड देन इजीली रिवर्सिबल नहीं होगा, उसके लिए हमें कोई केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा. यहाँ तो सिंपल फिजिकल मेथड से ये रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा टू ब्रिंग आउट द केमिकल change. So here we have question, we have to classify the following as a chemical and physical changes.
ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है, इवन यूपीएससी के एंट्रेंस एग्जाम में, स्टेट सिविल सर्विसेज तक में ये पूछा जाता है रिगार्डिंग द केमिकल एंड फिजिकल चेंज। इसमें नंबर 1 है जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज है, जैसे हमने ये पूरा टैबुलेट फॉर्म में देखा है, इसे आप अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से रट लें, अच्छे से समझ लें, यही यूज होगा इसके आंसर में। कटिंग ऑफ ट्रीज में क्या होता है, आपने ट्री को काट दिया तो आपको कोई नया सब्सटेंस नहीं मिला, आपको वही सब्सटेंस मिलेगा, वुड वही होगी, बस वो दिखने में अलग होगी। यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, तो दिस इज अ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ बटर इन पैन, सिंपल मेल्टिंग ही हो रही है, तो अगेन दिस इज फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अगेन रस्टिंग ऑफ एल्मिरा, आपने रस्ट देखा होगा, जंग लग जाता है, एक ब्राउन कलर का मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाता है आयरन के ऊपर, तो वो एक नया सब्सटेंस बन रहा है और उसका केमिकल फॉर्मूला भी अलग होता है, ऑक्साइड ऑफ आयरन होता है। तो इस तरह से रस्टिंग ऑफ एल्मिरा इज फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस, इरिवर्सिबल चेंज है, तो दिस इज अ केमिकल change. Another is boiling water to form a steam. ये तो हमने अभी डिस्कस किया है, वाटर चाहे स्टीम में हो चाहे आइस में हो, उसका केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है, बस दिखने में अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं, तो दिस इज अ फिजिकल change. Passing of electric current through water and water breaking down into hydrogen and oxygen. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, वाटर का डीकॉम्पोजिशन हो गया, वो अलग अलग चीजों में बन गया, उसका जो केमिकल नेचर ही चेंज हो गया, सो दिस इज अ केमिकल चेंज। हमको नए सब्सटेंसेस मिले हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, आपको वाटर से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिले हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिले हैं, सो दिस इज अ डिफरेंट, दिस इज होल केमिकल रिएक्शन, तो दिस इज अ केमिकल चेंज। अनदर इज डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, उसमें कोई कॉमन सॉल्ट क्या होता है, वाटर के बीच में चला जाता है, ऑल्दो आपको एक पीने में अलग मिला है, बट यू कैन सेपरेट इट आउट इजीली, कॉमन सॉल्ट बस इसके अंदर चला गया है, तो सो दिस इज अ फिजिकल चेंज। This is just you have dissolved in it. Making a fruit salad with a raw fruit. बस फ्रूट्स को काटा जा रहा है, फॉर्म सेम है, रॉ फ्रूट्स से फ्रूट सैलेड बना है, तो दिस इज अगेन अ फिजिकल चेंज, उनका दिखने में फॉर्म अलग हो गया है, केमिकल नेचर सेम है। अगेन बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड में क्या है, नया केमिकल रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो इस तरह से एक नया रिएक्शन होगा, नए कंपोनेंट्स बनेंगे, so this is a chemical change. So this was all for this video. हम further discuss करेंगे अपनी next video में, we will cover up whole chapter in our next video. Also जो NCERT में last questions दिए होते हैं, internal questions, हम उनको भी करेंगे, and उन questions को करने के लिए हमें सभी टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए, एंड फॉर दैट प्लीज सी ऑल द वीडियोस, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, ऑल वीडियोस, तभी वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।